हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका संगीत प्लानेट में। तो फ्रेंड्स, आज हम आपकी क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज आपकी एमसीक्यू की क्लास 6 रहने वाली है। तो काफ़ी विद्यार्थियों के पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहे हैं। आपके जब कमेंट आते हैं कि सर आप अच्छा कंटेंट लेकर के आ रहे हैं, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए कुछ बेहतर करने के लिए। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम एक छोटा सा मोटिवेशन कोट्स पर चर्चा करेंगे कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। जी हाँ गाइस, अगर आपका कैसा भी आज का समय चल रहा है, तो आज आपको कड़ी मेहनत करनी है। अपने हालात को नज़रअंदाज करते हुए, अपने वक्त को नज़रअंदाज करते हुए, आज आपका समय ऐसा है कि आज आपसे यह कड़ी मेहनत मांग रहा है। आपको अपने घर वालों की तरफ ध्यान देते हुए, अपने आप की तरफ ध्यान देते हुए देखना है कि आज हमें क्या करने की ज़रूरत है। देखिए, काफ़ी विद्यार्थियों के मैसेज आते हैं कि सर हमारी परिस्थिति ठीक नहीं है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि परिस्थिति किसी की ठीक नहीं होती है, बस कड़ी मेहनत आपका साथ देगी और इस समय आपका कोई भी साथ नहीं देगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप जी जान से मेहनत करिए, हम आपके साथ लगे हुए हैं। आपका जैसे ही एग्ज़ाम आएगा, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपका यह सेशन आपका 6 रहने वाला है। तो देखिए, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, शुद्ध निषाद के स्थान पर अंतर्गंधार रखने पर जो मूर्छनाएं उत्पन्न होती हैं वे डैश कहलाती हैं। गंधार मूर्छनाएं, अंतर मूर्छनाएं, सांतरा मूर्छनाएं, विकृत मूर्छनाएं। तो आपको कमेंट करके बताना है आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो काफ़ी विद्यार्थियों बोलते हैं कि सर जो आपका एस्टेट का कोर्स चल रहा है उसे जॉइन किस प्रकार से करना है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो हमारा एस्टेट का कोर्स चल रहा है उसको आप जॉइन कर सकते हैं। हमारे शिक्षा प्लानेट का एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आपने डाउनलोड कर रखा है तो आपको वहाँ पर एस्टेट का एक कोर्स का ऑप्शन मिलेगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरी की पूरी जानकारी वहाँ पर मिल जाएगी। तो आपको हमारे शिक्षा प्लानेट का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, तब आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। देखिए, इसमें आपको शानदार फीचर के साथ तैयारी करवाई जा रही है। टेस्ट सीरीज इसमें रहने वाली है। यूनिट वाइज और चैप्टर वाइज भी हम आपको टेस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं। पूरा का पूरा सिलेबस आपका जितना भी 15 यूनिट में है, इसी प्रकार से आपका तैयार करवाया जा रहा है, जिस प्रकार से हम आपको MCQ क्लासेस तैयार करवा रहे हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि शुद्ध निषाद के स्थान पर अंतर्गंधार रखने पर जो मूर्छनाएं उत्पन्न होती हैं वे डेड डैश कहलाती हैं। तो यहाँ से आपको मूर्छनाओं के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो देखिए, आपकी मूर्छना है, मूर्छना के प्रकारों से यह क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो मूर्छना के 4 प्रकार हैं। अलग अलग ग्रंथकारों ने अलग अलग इनके नाम बताए हैं, लेकिन प्रकार सभी ने 4 बताए हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे आपका सारंगदेव जी के अनुसार। तो सारंगदेव जी ने आपका बताया है शुद्धा। पहला है आपका शुद्धा, दूसरा है आपका काकली संहिता, काकली संहिता, तीसरा है आपका अंतर संहिता। अंतर संहिता क्या है आपका? अंतर संहिता। चौथा है आपका, चौथा क्या रहने वाला है आपको बताना है, अंतर काकली संहिता। क्या रहने वाला है आपका? अंतर काकली संहिता। देखिए, इस प्रकार से आपके 4 मूर्छनाओं के प्रकार हैं सारंगदेव जी के अनुसार। अब देखिए, इसमें आपको यहाँ पर देखना है जो शुद्धा है। देखिए, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें आपके शुद्ध स्वरों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि 7 शुद्ध स्वरों का प्रयोग इसमें आपका किया जाता है। आपका देखिए, नाम से स्पष्ट हुआ काकली संहिता, तो इसमें क्या है आपका काकली निषाद का प्रयोग इसमें किया जाता है, काकली निषाद। अब यहाँ से आपका जो अंतर संहिता है, इसमें आपका अंतर्गंधार का प्रयोग किया जाता है। किसका? आपका अंतर्गंधार का। अब देखिए, यहाँ से आपका जो अंतर काकली संहिता है, इसमें आपका अंतर्गंधार प्लस आपका काकली निषाद, इनका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से सारंगदेव जी के आपकी 4 मूर्छना हैं। अब वहीं पर देखिए, एक और आपकी जो पंडित दामोदर जी थे, उन्होंने भी मूर्छना के 4 प्रकार बताए हैं, दामोदर जी ने। तो उनके अनुसार मूर्छना के 4 प्रकार कौन कौन से, उस पर भी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं।
तो देखिए उनके जो 4 प्रकार थे वो थे आपकी शुद्धा, दूसरा था आपका शकाकली, तीसरा था आपका सांतरा, चौथा था आपका शकाकल्यांतर। कौन सा था आपका? शकाकल्यांतर। तो इस प्रकार से आपके दामोदर पंडित जी ने मूर्छना के 4 प्रकार बताए हैं। अब देखिए यहां से आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। शुद्ध निषाद के स्थान पर अंतर्गंधार रखने पर जो मूर्छना उत्पन्न होती हैं वे क्या कहलाती हैं? तो देखिए आपका जो शुद्ध निषाद है उसके स्थान पर कौन सा प्रयोग हो रहा है? आपका अंतर्गंधार। तो देखिए यहाँ पर आपको देखना है कि अंतर्गंधार किस मूर्छना में आपका, मूर्छना के किस प्रकार में आपका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ से आपका अगर हम सारंगदेव जी की बात करें तो इसमें आपका जो अंतर संहिता है इसमें आपका अंतर्गंधार प्रयोग में लाया जाता है। किसमें लाया जाता है? आपका अंतर संहिता में। तो देखिए यहाँ से आपको देखना है ऑप्शन में आपका अंतर संहिता। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? आपका ऑप्शन नंबर बी। तो आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ से आपका एक और क्वेश्चन बन सकता है, जो पंडित दामोदर जी हैं इनके स्वरों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है? तो शुद्धा में 7 शुद्ध स्वरों का, शकाकली में आपका काकली निषाद का, काकली निषाद का, सांतरा में आपका अंतर्गंधार का, और जो शकाकल्यांतर है आपका इसमें आपका काकली निषाद प्लस आपका अंतर्गंधार। क्या है आपका? अंतर्गंधार। तो देखिए यहां से अब आपके माइंड में क्वेश्चन पनप रहा होगा कि सर यहाँ पर सांतरा में भी आपका अंतर्गंधार प्रयोग में लाया जाता है, यहाँ पर क्वेश्चन में अंतर्गंधार दिया है, और आपका अंतर संहिता में भी अंतर्गंधार प्रयोग में लाया जाता है। तो हमें किस प्रकार से देखना है कि हमारा ऑप्शन में आपका अंतर संहिता रहेगा या फिर आपका सांतरा रहेगा? तो देखिए इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या है? शुद्ध निषाद। अगर आपका जो अंतर्गंधार है या गंधार के अलावा किसी अन्य स्वर के स्थान पर प्रयोग में लाया जाए तो यहाँ पर आपका रहेगा सारंगदेव जी के अकॉर्डिंग आपका अंतर संहिता। अगर यहाँ पर आपका ऑप्शन में क्वेश्चन में मिलता कि आपका शुद्ध गंधार के स्थान पर, क्या आपका शुद्ध गंधार के स्थान पर अंतर्गंधार का प्रयोग किया जाता है, तो आपकी कौन सी मूर्छना रहेगी? तब आपका ऑप्शन रहेगा सांतरा। क्या रहेगा आपका? सांतरा। तो ये आपको एक छोटा सा डिफरेंस देखना है पंडित दामोदर जी का और आपका यहाँ पर सारंगदेव जी के अनुसार जो प्रकार हैं उनमें। अब देखिए हम आगे चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शुद्ध गंधार के स्थान पर अंतर्गंधार रखने पर जो मूर्छनाएं उत्पन्न होती हैं वे डैश कहलाती हैं? गंधार मूर्छनाएं, अंतर मूर्छनाएं, सांतरा मूर्छनाएं या फिर विकृत मूर्छनाएं? तो इसका कमेंट करके आपको बताना है। तो सभी के सभी विद्यार्थी जुड़े हैं, सभी के सभी कमेंट करें कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, क्योंकि मैं इसके बारे में अभी आपको बता चुका हूं। और जो अभी अभी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुपों पर, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ सके। देखिए मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार क्वेश्चन लेकर के आए। देखिए काफ़ी विद्यार्थियों को कमेंट आते हैं कि सर यह क्लास एस्टेट के लिए रहने वाली है क्या? जी हाँ फ्रेंड्स, ये क्लास आपकी एस्टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर आप इन 1000 क्वेश्चन की जो हमारी सीरीज चल रही है, अगर इसको शुरू से लेकर के एंड तक देख लेंगे तो आपका एस्टेट यहीं से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैं आपके लिए 0 से लेकर के बीपीएससी लेवल तक, DSSB के लेवल तक क्वेश्चनों को लेकर के चल रहा हूँ। और गैस मैं आपको साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ, जिससे आपका जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन इनसे बन सकता है उसको भी मैं आपको साथ ही साथ बताते हुए चल रहा हूँ। तो आपको यह माइंड में नहीं रखना है कि क्वेश्चन का लेवल बड़ा है तो हम एस्टेट के लिए इनको ना देखें। आप एस्टेट के लिए इसे देखें, बिल्कुल जरूर देखें। क्यों देखें? क्योंकि यहाँ से मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ, जो आपके सिंपल क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी बता रहा हूँ, प्लस में आपका हाई क्वेश्चन भी चल रहे हैं। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। शुद्ध गंधार के स्थान पर अंतर्गंधार रखने पर कौन सी मूर्छना उत्पन्न होगी? तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था पंडित दामोदर जी के अनुसार आपकी जो मूर्छना के 4 प्रकार थे उनमें आपका था सांतरा। जो सांतरा प्रकार था अभी मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ सभी के बारे में। देखिए तो सांतरा में क्या होता है आपका, इसमें आपका अंतर्गंधार प्रयोग में लिया जाता है। क्या होता है इसमें? आपका अंतर्गंधार प्रयोग में लिया जाता है।
तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी, शांतरा। तो देखिए अब शांतरा यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि इसमें बोला गया है कि शुद्ध गंधार के स्थान पर आपका अंतर गंधार, यानी कि जिस स्वर के स्थान पर अगर उसी स्वर को रिप्लेसमेंट किया जाता है, यानी कि शुद्ध निषाद के स्थान पर अगर शुद्ध आपका काकल निषाद आता है तो आपको लगाना है दामोदर पंडित जी का जो प्रकार है उनको। अगर किसी अन्य स्वर के स्थान पर आपका अंतर गंधार आता है या काकल निषाद आता है तो आपको लगाना है सारंग देव जी के अनुसार जो 4 प्रकार बताए हैं उनको। तो यहाँ से आप आशा करता हूँ आपको यह समझ में आ गया होगा। अब आगे हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट, शुद्ध निषाद के स्थान पर काकली निषाद रखने पर जो मूर्छनाएं उत्पन्न होती हैं वे डैश कहलाती हैं। तो देखिए मैं भी आपको इसके बारे में डिस्कस कर ही रहा था कि आपका शुद्ध निषाद के स्थान पर, यानी कि आपका निषाद के स्थान पर निषाद आ रहा है, आपका शुद्ध के स्थान पर काकली निषाद आ रहा है आपका। देखिए आपकी जो मूर्छना है, यह मूर्छना आपकी, हम भरत के समय की बात कर रहे हैं, आपके भरत के समय। तो भरत के 2 विकृत स्वर थे, 2 विकृत स्वर थे, कौन कौन से थे, अंतरगंधार, अंतरगंधार और दूसरा था आपका काकली निषाद, काकली निषाद। देखिए जो मूर्छनाओं के 4 प्रकार बनाए हैं इन 2 विकृत स्वरों के आधार पर ही बनाए हैं। तो यहाँ से आपको सिर्फ इन 2 विकृत स्वरों का ही रिप्लेसमेंट आपका होने वाला है। तो बस आपको देखना क्या है, अगर आपका शुद्ध निषाद के स्थान पर काकली निषाद आ रहा है या फिर आपका शुद्ध गंधार के स्थान पर अंतरगंधार आ रहा है तो आपको लगाना है दामोदर जी के 4 प्रकारों में से। अगर आपको किसी अन्य स्वर के स्थान पर अगर आपका काकली निषाद या अंतरगंधार आ रहा है तो आपको लगाना है आपका सारंग देव जी के अनुसार। तो देखिए यहाँ से हम बात करेंगे आपका शुद्ध निषाद के स्थान पर काकली निषाद आ रहा है तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका, इसका राइट आंसर रहने वाला है आपका सकाकली। देखिए सकाकली में आपका काकली निषाद का प्रयोग किया जाता है, काकली निषाद का। तो देखिए यहाँ से मैंने आपको इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया है। अब आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए साथ ही साथ आपको कमेंट करते हुए चलना है कि आपका स्कोर कितना बन रहा है और लास्ट में आपको बताना है कि आपका आउट ऑफ 30 कितना आपका क्वेश्चन सही बना है और आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। प्रत्येक मूर्छना के स्वरों में क्रमशः प्रस्तार करने से कितनी कूटतानें बनती हैं, वेरी इंपोर्टेंट। देखिए जो आपकी मूर्छना है उनके प्रत्येक स्वर में प्रस्तार करने से आपकी कितनी कूटतानें बनेंगी, 256, 1020, 1243, 50, 40। तो आपको बताना है कमेंट करके इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। जो विद्यार्थी हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं वह वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे शेयर जरूर कर दें अपने सभी व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुपों पर। देखिए इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी में बता देता हूँ। देखिए प्रस्तार किस प्रकार से किया जाता है स्वरों का, आपने अगर खंड मेरू अगर पढ़ा होगा तो आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए आपका जो प्रस्तार होता है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। प्रस्तार जब किया जाता है, जब एक स्वर का प्रस्तार किया जाता है तो यहाँ पर आपका जो बनता है एक कूटतान बनती है, कितनी बनती है, एक। अगर 2 स्वरों का किया जाता है तो देखिए इसके बारे में आपको अगर नहीं पता है तो आप इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। जो हमारी थ्योरी की क्लासें चल रही हैं, अगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक आता है तो इसको हम डिटेल में पढ़ाएंगे। इसलिए काफ़ी विद्यार्थी बोलते हैं कि सर आपका हम कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपको जनरली कहीं नहीं मिलती हैं, क्योंकि आप ऊपर ऊपर से पढ़ा देते हैं फिर आपका 1-2 नंबर से रह जाता है। तो मैं आशा करूँगा कि आप अच्छे टीचर के साथ जुड़ें और अच्छे से अपनी तैयारी करें। देखिए अभी आप स्टेट को क्वालिफाई कर लेंगे लेकिन जब बीपीएससी में जाकर के आप फंसेंगे क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई रहता है। तो यहाँ से हम बात करने वाले हैं आपका, देखिए आपका जो एक स्वर है इसमें आपका जो प्रस्तार किया जाता है वो किस प्रकार से रहता है, 2 स्वरों में आपका किस प्रकार से रहता है, उस पर हम कंप्लीट चर्चा आपका यहाँ पर करने वाली है। देखिए आपका जो एक स्वर है, 2 स्वर है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 और फिर 7। तो यहाँ पर आपसे क्या बोला गया है कि प्रत्येक मूर्छना के स्वरों में क्रमशः प्रस्तार करने से कितनी कूटतानें बनेंगी। तो देखिए आपका प्रत्येक स्वर में करेंगे हम तो आपके 7 स्वर होते हैं, कितने स्वर होते हैं आपके, 7। देखिए 7 स्वरों से आपका जो प्रस्तार होता है वह होता है आपका 720। अब देखिए आपकी जो कूटतानें किस प्रकार से बनेंगी, तो हम इनको
आपका जो भाग अपन जिस प्रकार से रखते हैं, भाग आपका यहाँ से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 1 का, 720 में 2 का, 720 में 3 का, 730 में 4 का, 740 में 5 का, यहाँ पर आपका 720 भी रहने वाला है। क्या रहने वाला है आपका? 720। 720 में 4 का, 720 में 5 का, 720 में आपका 6 का, 720 में आपका 7 का। देखिए आपका 7 स्वरों के बारे में यहाँ पर बोला है, तो जब हम 7 स्वरों का यहाँ पर प्रस्तार करते हैं तो 0, 7 दूना 14 की 4 हासिल की, 1, 7 7 49, 1 50। तो इस प्रकार से आपकी कूट ताने कुल कितनी बनने वाली हैं? 50 40। कितनी बनने वाली हैं? 50 40। अब देखिए काफ़ी विद्यार्थियों को समझ में ये नहीं आया होगा ये 720 कहाँ से आया, इनमें हमने यह मल्टीप्लाई क्यों किया, विस्तार किस प्रकार से रहता है। तो इसके लिए मैं अलग से एक डिटेल में वीडियो लेकर के आऊँगा, क्योंकि इसे समझाने के लिए पूरा का पूरा प्रॉपर वीडियो चाहिए, जो कि आपका कम से कम 1 घंटे का रहेगा। तो इसके लिए मैं प्रॉपर एक वीडियो लेकर के आने वाला हूँ, जल्दी आपके लिए लेकर के आने वाला हूँ, जिससे आप इनको अच्छे से समझ सकें। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? 50 40 का राइट आंसर रहने वाला है। तो आपका जो मूर्छना में स्वरों का प्रस्तार करने से आपकी 5040 आपकी जो कूट तानें बनने वाली हैं। आगे हम बात करेंगे द्वादश स्वर मूर्छनावाद का जनक किसे कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपका द्वादश स्वर मूर्छनावाद है, इसका जनक किसे बोला जाता है? भरत को, मतंग को, कोहल या फिर सारंगदेव। तो आपको कमेंट करके बताना है इसका राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है। तो देखिए आपका जो द्वादश मूर्छनावाद था, इसके जनक थे आपके मतंग जी। कौन थे? मतंग जी। इनका ग्रंथ था बृहद्देशी। कौन सा ग्रंथ था इनका? इनका ग्रंथ था बृहद्देशी। तो आपको ये देख लेना है। अब देखिए बृहद्देशी में जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है हमें राग के बारे में, स्वर के बारे में। अब देखिए यहाँ से स्वर का जो संक्षिप्त रूप हमें मिलता है वह मिलता है आपका बृहद्देशी से। स्वर का संक्षिप्त रूप क्या मिलता है? स्वर का संक्षिप्त रूप। इसके बारे में मैं आपसे पिछली क्लासों में काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ, तो आपने अगर पिछली वाली क्लासें देखी होंगी तो आप इसके बारे में अच्छे से बता पाएंगे। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जातियाँ कितनी मानी जाती हैं। जाति गायन आपका प्रचलन में था, यह जाति गायन कब प्रचलन में था आपको कमेंट करके बताना है। अब देखिए जाति आपकी कितनी मानी गई हैं? 22, 16, 21 या फिर 18। तो कुल कितनी जाति मानी गई हैं आपको कमेंट करके बताना है। तो देखिए आपकी जो आपका जाति गायन था यह भरत जी के समय पर प्रचलन में था। कब था आपका? भरत जी के समय। अब देखिए भरत जी ने आपकी कुल कितनी जाति मानी है? तो उन्होंने मानी है 18 जाति। कितनी जाति मानी है? 18। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहने वाला है। क्या रहने वाला है आपका? ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए जो भरत की 18 जातियां थी, उन्होंने इनको 2 प्रकार से बांटा था, शुद्धा जाति और दूसरा था आपका विकृता जाति। कौन सा था आपका? विकृता जाति। तो देखिए यहाँ से आपका जो शुद्धा जाति थी, नाम से स्पष्ट हो रहा है आपका शुद्ध स्वर कितने हैं? 7। तो आपकी शुद्धा जाति कितनी थी? 7। अब देखिए 7 आपकी जातियां थी शुद्धा, ये आपके 7 शुद्ध स्वरों के नाम पर इनका नाम पड़ा था। विकृता जाति, अब देखिए टोटल आपकी 11 जातियां हैं, 7 शुद्ध जातियां हैं, तो कितनी बचेंगी आपकी? 11। कितनी बचेंगी आपकी? तो 11 आपकी विकृता जाति थी। तो ये आपको यहाँ से देख लेना है, अच्छे से आपको पता होना चाहिए। आपका जो जाति गायन था यह भरत जी के समय प्रचलन में था। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, भरत के काल में किस गायन का प्रचार था। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इसी प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको यह क्वेश्चन अच्छे से ध्यान में रखना है, और जो मैं आपको फैक्ट बताते हुए चल रहा हूँ आप साथ ही साथ नोट डाउन जरूर करते हुए चलें। अब देखिए ख्याल, टप्पा, जाति या फिर ग्राम। तो भरत जी के समय पर आपका कौन सा गायन प्रचलन में था? तो आपको कमेंट करके बताना है इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो देखिए आपका जो जाति गायन है यह भरत जी के समय पर प्रचलन में था। जाति गायन भरत जी के समय पर प्रचलन में था। जाति गायन के भरत जी ने 10 लक्षण माने हैं। कितने माने आपके? 10 लक्षण। ठीक है, यहां से भी आपको क्वेश्चन बनता है कि जाति गायन के कितने लक्षण हैं। तो जाति गायन के आपके 10 लक्षण माने हैं भरत जी ने।
नेक्स्ट हम बात करेंगे षडज ग्राम में कितनी जातियां उत्पन्न होती हैं। देखिए अभी मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूं कि षडज ग्राम में आपकी कितनी जातियां रहती हैं, तो आपको बताना है। देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि आपकी जो जातियां हैं इनको आपका षडज ग्राम और आपका मध्यम ग्राम, इन दो ग्रामों में बांटा गया था, षडज ग्राम और मध्यम ग्राम। अब आपको बताना है इन जातियों को षडज ग्राम और मध्यम ग्राम में ही क्यों बांटा गया था। जब तक हम बात कर लेते हैं षडज ग्राम में आपकी कितनी जातियां रहने वाली हैं। तो देखिए आपकी षडज ग्राम में जातियों की अगर हम बात करें तो कुल कितनी जाति रहने वाली हैं, तो यहाँ पर आपकी रहने वाली हैं कुल 7 जातियां। इनमें से आपकी शुद्ध जाति हैं कितनी, 4, विकृत जाति हैं आपकी 3। ठीक है। मध्यम ग्राम की अगर हम बात करते हैं तो मध्यम ग्राम में आपकी शुद्ध जाति हैं 3 और आपकी विकृत जाति हैं 8। कितनी है आपकी, 8। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, षडज ग्राम में कितनी जातियां उत्पन्न होती हैं। तो षडज ग्राम में कुल आपकी 7 जातियां उत्पन्न होती हैं। कितनी होती हैं आपकी, 7। अब देखिए यहाँ से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि षडज ग्राम में शुद्ध जाति कितनी है, षडज ग्राम में विकृत जाति कितनी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में और बता देता हूँ। आपकी जो शुद्ध जाति है 7, उनके बारे में। शुद्ध जाति आपकी 7 हैं। ये आपकी 7 जो शुद्ध स्वर हैं उनके नाम पर रखी गई हैं। तो पहला आपका रहने वाला है साड़जी, दूसरा आपका रहने वाला है आर्सवी, तीसरा आपका रहने वाला है गांधारी, चौथा आपका रहने वाला है मध्यमा, पांचवा रहने वाला है आपका पंचमी, छठवीं आपकी रहने वाली है, तो छठवीं रहने वाली है आपकी देहवती, सातवीं आपकी रहने वाली है निषादी। देखिए ये आपकी 7 जातियां हैं, 7 शुद्ध स्वरों के नाम पर ये इनका नाम रखा गया है। देखिए साड़ी आपका स से। अब यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो ऋषभ है आपका, देखिए ये आपका साड़ी रहने वाली है स से, जो ऋषभ है इसका नाम रहने वाला है आपका आर्सवी। तो यहाँ से यह क्वेश्चन आपका पूछा गया है और आपसे भी पूछा जा सकता है कि जो ऋषभ स्वर है उसकी जाति कौन सी है। तो ऋषभ की आपकी आर्सवी रहने वाली है। क्यों रहने वाली है, क्योंकि इसका जो नाम है यह थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी सभी के नाम स्वरों के नाम पर ही है। तो आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन करने के लिए क्वेश्चन आपसे मिल सकता है। गांधारी आपका ग से है, मध्यम आपका म से है, पंचम आपका प से है, देहवत आपका धा से है, निषादी आपका नी से है। तो ये आपकी 7 जातियां हैं, 7 शुद्ध जातियां। अब देखिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन आपके माइंड में बन रहा होगा कि सर जो 4 शुद्ध जाति आपकी षडज ग्राम में प्रयोग में ली जा रही हैं, तो ये आपकी शुद्ध जातियों में से कौन कौन सी हैं। तो देखिए आपकी जो स्टार्टिंग की 2 हैं ये आपकी षडज ग्राम की हैं, और जो आपकी लास्ट की 2 हैं ये आपकी षडज ग्राम की। तो ये आपको पता होना चाहिए, शुरुआत की 2 और लास्ट की 2 ये आपकी षडज ग्राम की जातियां हैं 4। बाकी आपकी जो बचती हैं 3 ये आपकी मध्यम ग्राम की हैं, मध्यम ग्राम की शुद्ध जातियां हैं। किस ग्राम की आपकी, तो ये आपकी मध्यम ग्राम की शुद्ध जातियां हैं। तो अब देखिए आपको ग्राम से जो आपका जाति गायन है उससे संबंधित आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल गई होगी। आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे मैं आपको बताता चलूंगा। अब आगे हम बात करेंगे मध्यम ग्राम में कितनी जातियां उत्पन्न होती हैं। तो देखिए मध्यम ग्राम में आपकी कितनी जातियां उत्पन्न होती हैं, 36, 18, 10 या फिर 11। तो इसके बारे में आपको कमेंट करके बताना है मध्यम ग्राम में कुल कितनी जातियां उत्पन्न होती हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कुल आपकी 18 जातियां हैं, षडज ग्राम में 7 रहती हैं, तो आपकी बची हुई आपकी जो 11 जातियां हैं ये आपकी मध्यम ग्राम से उत्पन्न होती हैं। कितनी जाति, तो इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर डी। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, षडज ग्राम से उत्पन्न शुद्ध जातियां कितनी हैं। देखिए 7, 4, 18 या फिर 5। तो आपको कमेंट करके बताना है शुद्ध ग्राम में कितनी जातियां उत्पन्न होती हैं। जो षडज ग्राम है उसमें शुद्ध जातियां कितनी आपकी रहती हैं। तो देखिए इसके बारे में मैं आपको डिटेल में यहाँ पर चर्चा कर चुका हूँ। आपका जो षडज ग्राम है इसमें शुद्ध जाति आपकी रहने वाली है 4। कितनी रहने वाली है, 4। तो इसका जो राइट आंसर है, अभी जो हमारा क्वेश्चन चल रहा है, इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी। आशा करता हूं आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा।
आपके लिए हम बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, हमारा पूरे का पूरा टीम लगा हुआ है। तो आपसे भी हम उम्मीद लगाएंगे कि आप हमारी मेहनत को सराहेंगे और इसे शेयर जरूर करेंगे अपने सभी व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुपों पर। अब देखिए आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, मध्यम ग्राम में कितनी शुद्ध जातियां उत्पन्न हुई हैं। तो अभी हम चर्चा कर रहे थे षडज ग्राम के बारे में, अभी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मध्यम ग्राम में शुद्ध जातियां कितनी हैं, 3, 4, 18 या फिर 6। तो मध्यम ग्राम में शुद्ध कितनी जातियां आपकी रहने वाली हैं, आपको कमेंट करके बताना है। देखिए आपको ये भी बताना है कि कौन कौन सी जातियां आपकी रह रही हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है आपको ऑप्शन नंबर ए, 3। कितनी रहने वाली है आपकी, 3। 3 आपकी मध्यम ग्राम में शुद्ध जातियां हैं। उसके बाद आपकी जो 8 जातियां बचती हैं वो आपकी विकृत जातियां हैं। गांधारी जाति किस ग्राम से उत्पन्न होती है, वेरी इंपोर्टेंट, गांधारी जाति किस ग्राम से उत्पन्न होती है। तो देखिए मध्यम ग्राम से, षडज ग्राम से, गांधार ग्राम से, या फिर आपका गांधारी जाति नहीं होती है। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि आपके 7 शुद्ध स्वर हैं, उन 7 शुद्ध स्वरों से आपकी 7 शुद्ध जातियां उत्पन्न होती हैं। बस आपका एक नाम था ऋषभ का, जो कि आठवीं जाति से उत्पन्न हुआ है, इसका नाम थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी सभी के नाम उनके स्वरों पर रहने वाली हैं। अब यहाँ से देखिए आप क्वेश्चन को किस प्रकार से अटेम्प्ट करेंगे। तो देखिए आपका जो गांधारी जाति नहीं है होती है, ये तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन भी पूछा है गांधारी जाति के बारे में। अब यहाँ से आपका जो भरत का समय था, आपका जाति गायन था वो भरत के समय में प्रचलन में था। तो भरत जी के सिर्फ 2 ही ग्राम थे, कौन कौन से थे, तो मध्यम ग्राम और षडज ग्राम। तो यहाँ से आपका गांधार ग्राम का जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उन्होंने गांधार ग्राम की चर्चा ही नहीं की है। अब आपका जो ऑप्शन बचता है 2 बचता है, मध्यम ग्राम और आपका षडज ग्राम। तो आपका जो गांधारी है यह किस नंबर पर है, तो गांधार स्वर आता है आपका 3रे नंबर पर। मैंने भी आपको बताया था पहला दूसरा जो ऊपर वाले स्वर हैं और लास्ट का आपका 6वां और 7वां नीचे वाले स्वर हैं, ये आपकी रहने वाली है षडज के। किसके रहने वाले हैं, षडज के। जो बीच के आपके स्वर हैं 3, 4, 5, ये आपके रहने वाले हैं मध्यम के। तो ये आपको यहाँ से देख लेना है। तीसरे पर आता है आपका गांधारी, तो गांधारी आपका किस में रहने वाला है, मध्यम ग्राम में। किस में रहने वाला है आपका, मध्यम ग्राम में। तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो आप कमेंट करके बताइए आपको क्वेश्चन किस प्रकार से आपको कैसे लग रहे हैं, और जो हमारी क्लासें चल रही हैं उनमें हम और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। आगे हम बात करने वाले नेक्स्ट, देवत जाति किस ग्राम से उत्पन्न हुई है, षडज ग्राम से, मध्यम ग्राम से, गांधार ग्राम से, इनमें से कोई नहीं। तो आपकी जो देवत जाति है यह किस ग्राम से उत्पन्न हुई है, मैंने अभी आपको इसके बारे में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट में बता चुका हूँ। अब देखिए जो आपकी देवत जाति है यह आपकी षडज ग्राम से उत्पन्न हुई है। किस ग्राम से हुई है, तो आपकी षडज ग्राम से आपकी देवत जाति उत्पन्न हुई है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा रहने वाला है, आंध्री जाति किन 2 जातियों से मिलकर बनी है, वेरी इंपोर्टेंट। अब देखिए यहाँ से आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, पंचमी या फिर निषादी, सारजी आरसवी, गांधारी आरसवी, षडज कैसकी या फिर देवत। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अभी तक आपने जो आंध्री जाति है इसके बारे में हमें नहीं बताया है। तो गाइस जो आपकी मैंने 11 जाति बताई थी, कौन सी बताई थी, 11 विकृत जाति। तो 11 विकृत जाति में से आपकी एक जाति है आंध्री। अब देखिए पहले हम बात करेंगे 11 जातियां कौन कौन सी हैं। तो पहली आपकी षडज मध्यमा, कौन सी आपकी, षडज मध्यमा। दूसरी आपकी षडजो दीचवा, षडजो दीचवा, कौन सी आपकी, षडजो दीचवा। तो यहाँ से आपका दूसरी रहने वाली है। तीसरी कौन सी आपकी, षडज केसकी, षडज केसकी। आप साथ ही साथ इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। आपकी चौथी क्या रहने वाली है, गांधारी, गांधारो दीचवा, गांधारो दीचवा। पांचवी आपकी क्या रहने वाली है, मध्यमो दीचवा, मध्यमो दीचवा। छठवीं आपकी क्या रहने वाली है, तो छठवीं रहने वाली आपकी रक्त गांधारी, रक्त गांधारी। सातवीं आपकी कौन सी है, तो ये आपकी आंध्री, जो कि हम अभी क्वेश्चन में इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं।
8वीं क्या रहने वाली है आपकी? नंदयंती। 9वीं क्या रहने वाली है आपकी? गांधार पंचमा। गांधार पंचमी। 10वीं क्या है आपकी? तो आपको बताना है कर्मा रवि। 11वीं कौन सी है आपकी? कैसिकी। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों आपकी 11 विकृत जातियां रहने वाली हैं। इन 11 विकृत जातियों से आपका क्वेश्चन बनता है। तो अब आपको यहाँ पर बताना है जो आपकी आंध्री जाति है ये आपकी किन दो स्वरों से मिलकर के बनी है। तो देखिए मैं आपको बता दूं जो आपकी आंध्री जाति है यह आपका इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी। क्या रहने वाला है? गांधारी और आरसवी। गांधारी और आरसवी यानी कि ग प्लस रे से मिलकर के बना है। अब देखिए कहीं कहीं पर भी आपको गांधार प्लस षडज भी मिल सकता है, यानी कि गांधारी आरसवी के अलावा आपको गांधारी षाडज भी मिल सकता है। तो अगर आपको आरसवी ऑप्शन में ना मिले, गांधारी आरसवी ऑप्शन में ना मिले, तो गांधारी आपका क्या है? गांधारी प्लस षाडजी ये भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। तो आप इसके साथ भी जा सकते हैं। तो आशा करूंगा आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपका जो यहाँ पर षडज मध्यमा है या षडज और मध्यम से मिलकर के बना है, आपका इसी प्रकार से आप इनको देख लीजिएगा। आगे हम इस पर कंप्लीट चर्चा हम कर लेंगे। आपका क्वेश्चन इन्हीं से पूछा जाता है तो मैंने आपको बता दिया है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, षाडजी तथा आंध्री जाति के मिश्रण से किस जाति की उत्पत्ति होती है? मध्यमी, षडज कैसिकी, षडज दिच्वा, कर्मावती। तो आपको कमेंट करके बताना है कि आपका जो 165 नंबर का क्या राइट आंसर रहने वाला है। तो देखिए मैं आपको बता दूं जो षाडजी है और आपका आंध्री है किसके मिश्रण से यह बना हुआ है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वह रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, षडज कैसिकी। क्या रहने वाला है? षडज कैसिकी। ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, जातियों के कितने लक्षण माने गए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आपको इसको अच्छे से एक बार देख लेना है। तो आपकी जो जातियां हैं, जातियों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो आपकी जातियों के कितने लक्षण माने गए हैं? तो जातियों के आपके 10 लक्षण माने गए हैं। अब देखिए यहाँ से आपके जो 10 लक्षण माने गए हैं उन पर थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। पहला क्या रहने वाला है आपका? ग्रह। दूसरा है आपका अंश। तीसरा है आपका न्यास। चौथा है आपका अपन्यास। पांचवा है आपका अल्पत्व। क्या है आपका? अल्पत्व। छठवा है आपका बहुत। क्या रहने वाला है आपका? बहुत। सातवा है आपका साड़त्व। आठवा है आपका औड़त्व। नवा है आपका मंद्र। और 10वां है आपका तार। तो ये आपकी इस प्रकार से जातियों के 10 लक्षण आपके रहने वाले हैं। अब देखिए यहाँ से आपका इन 10 लक्षणों से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। गृह स्वर क्या होता है, अंश स्वर क्या होता है, न्यास क्या होता है, अपन्यास क्या होता है, अल्पत्व बहुत क्या होता है, साड़त्व औड़त्व मंद्र तार क्या होता है। तो देखिए इनके बारे में मैं आपको आगे चर्चा करने वाला हूँ। आपका जो गृह स्वर क्या होता है, ये आपका किसी भी बंदिश का पहला स्वर होता है। अंश स्वर क्या होता है, इसे बादी स्वर बोला जाता है। न्यास क्या होता है, जिस पर रुका जाता है। तो इस पर हम कंप्लीट आगे हम चर्चा करने वाले हैं। अब देखिए बृहदेशी में किस जाति के कितने लक्षण वर्णित हैं? तो ये बृहदेशी में जाति के कितने लक्षण आपके माने गए हैं? 16, 18, 8 या फिर 10। तो आपका जो बृहदेशी ग्रंथ है मतंग जी का, किसका है? तो ये आपका मतंग जी का ग्रंथ है। इसमें आपके कितने आपके जो लक्षण है वो माने गए हैं, आपको कमेंट करके बताना है। देखिए आपकी जो जाति है, जाति के लक्षण हर एक ग्रंथकार ने आपके 10 ही माने हैं, चाहे किसी भी ग्रंथकार के बारे में हम चर्चा करें। तो देखिए यहाँ से आपका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर आपका डी। कौन सा रहने वाला है आपका? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहने वाला है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जाति ज्ञान का प्रचार किस काल में था? तो इसके बारे में मैं आपसे आगे चर्चा कर चुका हूं कि जाति ज्ञान का प्रचार किस काल में था। भातखंडे के काल में, भरत के काल में, पूर्व वैदिक काल में, इनमें से कोई नहीं।
तो आपका जो जाति गायन है इसका प्रचार किस काल में सबसे अधिक था? तो आपका जो भरत जी थे, भरत जी के समय पर जाति गायन सर्वाधिक प्रचलन में था। और जातियों से संबंधित जितने भी आपको क्वेश्चन बनते हैं भरत जी को ही आधार मान करके यहाँ पर सभी के सभी क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो अब आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है आपको कमेंट करके बताना है। जिस स्वर से जाति गायन का आरंभ होता था उस स्वर को क्या कहा जाता था? वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आपकी अभी मैंने 10 जो लक्षणों पर चर्चा की थी, उन 10 लक्षणों में से आपका पहला यह आपका जो लक्षण है ग्रह, उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन है। जिस स्वर से जाति ज्ञान का आरंभ होता था उस स्वर को क्या कहा जाता था? तो उसे आपका गृह स्वर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आपका गृह स्वर। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर सी। गृह स्वर कौन सा होता है आपका? तो जिस स्वर से आपका जाति ज्ञान आरंभ किया जाता था उसी स्वर को हम गृह स्वर बोलते थे। आगे हम बात करेंगे जिस स्वर पर जाति ज्ञान के मध्य भाग की समाप्ति होती थी वह स्वर क्या कहलाता था? तो देखिए मध्य भाग की जिस स्वर पर समाप्ति होती थी उसे आपका क्या बोला जाता था? तो इसका आपको बताना है न्यास, अपन्यास, अल्पत्व या फिर अंश। तो देखिए मध्य भाग की समाप्ति आपकी किस स्वर पर होती थी? तो देखिए इसका राइट आंसर रहने वाला आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, अपन्यास। अपन्यास स्वर पर आपकी जाति गायन के मध्य भाग की समाप्ति होती थी। अब देखिए अपन्यास जो स्वर हैं ये आपके 56 थे। इनकी संख्या कितनी थी? तो अपन्यास स्वरों की संख्या 56 थी। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। यहाँ से आपका जो गृह स्वर है, गृह स्वर है, गृह स्वर की संख्या कितनी थी? तो गृह स्वर की संख्या थी आपकी 63। कितनी थी आपकी? 63। तो ये भी आपका क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, जिस स्वर पर जाति गायन का समापन होता था वह स्वर क्या कहलाता था? देखिए आपका गृह स्वर के बारे में मैंने बता दिया कि आपका जाति गायन जिस स्वर से प्रारंभ होता था, प्रारंभिक स्वर। अपन्यास आपका मध्य भाग की समाप्ति, मध्य भाग की समाप्ति। न्यास आपका क्या है? तो न्यास आपका क्या रहता है? आपका जाति गायन जिस स्वर पर समाप्त होता है उसी को हम न्यास स्वर बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका? ऑप्शन नंबर सी। क्या रहने वाला है आपका? न्यास स्वर। अब देखिए यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि न्यास स्वर की संख्या कितनी रखी गई है? तो न्यास स्वर की संख्या आपकी 21 रखी गई है। तो न्यास स्वर की संख्या कितनी है आपकी? 21। तो ये भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। तो आपको साथ ही साथ कमेंट करते हुए चलना है। जितने विद्यार्थी जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे ही हमारा जो क्लास आए उसका नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुँचे। देखिए आप इसे शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ। आपके लिए हम बेहतरीन कंटेंट लेकर के आ रहे हैं, आपके लिए ही लेकर के आ रहे हैं और किसी के लिए भी नहीं। तो आप अपने साथियों को बता सकते हैं स्वरों का वह समूह जिसके द्वारा राग विस्तार किया जाता है क्या कहलाता है? तो स्वरों का वह समूह जिसके द्वारा राग का विस्तार किया जाता है वो क्या कहलाता है? गमक, कर्ण, तान या फिर मीड़। तो क्या क्या कहलाता है? देखिए मैं आपको बता चुका हूँ, सॉरी आपको जो हमारा एस्टेट की क्लासेस चल रही हैं उसमें हम तान के बारे में कंप्लीट पढ़ चुके हैं। तो आपको जो तान है ये आपका रहने वाला है इसका राइट आंसर। देखिए तान आपकी किस प्रकार से आपकी रहने वाली है? स्वरों का वह समूह जिससे आपका रागों का विस्तार किया जाता है, वह स्वर समुदाय जिससे रागों का विस्तार किया जाता है वही आपकी तान कहलाती है। तान की लय आपकी मध्य द्रुत लय रहती है। अब देखिए तान आपकी रहती है यह आपकी निबद्ध के अंतर्गत आती है। जो आपका निबद्ध गान है इसके अंतर्गत आपकी इस तान को रखा गया है। अब देखिए सभी ग्रंथकारों के अनुसार साड़व औड़व रूप को तान कहा जाता है। जो आपका साड़व और जो औड़व रूप है आपका ये आपका तान कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? तान। तो ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए सबसे पहले जो तान के बारे में जानकारी मिलती है, सबसे पहले आपकी जो तान के बारे में जानकारी मिलती है वह मिलती है भरत जी के समय पर। कब मिलती है? भरत जी के समय पर। तो भरत जी ने कुल 84 तानों का वर्णन किया है। कितनी मानी है? कुल 84 तान मानी है। इनमें से उन्होंने
साड़व की तान मानी है कितनी, तो मानी है 49, और आपकी औड़व की तान कितनी मानी है, तो वो मानी है आपकी 35। कितनी मानी है आपकी 35। तो इस प्रकार से भरत जी ने तानों के बारे में आपका विवरण दिया है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, भरत के अनुसार औड़व साड़व स्वर सप्तक क्या कहलाता है। वेरी इंपोर्टेंट, ग्राम कहलाता है, मूर्छना कहलाता है, तान कहलाता है, या फिर जाति कहलाता है। तो अभी मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूँ। यह भरत जी ने आपका जो औड़व है और जो साड़व स्वर का सप्तक है, ये आपका तान इसको बोला है। यानी कि आपका जो औड़व रूप है और जो आपका साड़व रूप है, इसी को आपका भरत जी ने तान बोला है। औड़व का मतलब क्या होता है, 5 स्वर। साड़व का मतलब क्या होता है, 6 स्वर। तो आपका जहां पर 5 स्वर और 6 स्वरों का प्रयोग किया जाता है, उसी को तान भरत जी ने बोला है। आगे हम बात करेंगे, महर्षि भरत ने कुल मिलाकर कितने प्रकार की तानों का वर्णन किया है। देखिए भरत जी ने तानों के कितने प्रकारों का वर्णन किया है, उसके बारे में मैं आपको अभी बता चुका हूं। 4 क्या है इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर रहने वाला है आपका 84 तान। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, जिस तान में स्वरों का सीधा प्रयोग होता है उसे क्या कहा जाता है। अब देखिए तान आपकी बहुत ज्यादा हर एक ग्रंथकारों ने मानी है अलग अलग प्रकार से, लेकिन जो आपकी महत्वपूर्ण तान है, जैसे कि यहाँ पर आपका पूछा जा रहा है कि जिस तान में स्वरों का सीधा सीधा सा प्रयोग किया जाता है। सीधा सीधा सा मतलब आपका सा रे ग म प ध नी, ये आपका सीधा सीधा सा प्रयोग किया जा रहा है। या फिर आपका ग म प ध नी, इस प्रकार से आपके स्वरों का प्रयोग किया जाए। मतलब कहने का ये है कि आपका सीधा सीधा स्वरों का प्रयोग किया जाए, उसमें कुछ भी आपका वक्र स्वरों का ना ही प्रयोग किया जाए, ना ही आपका लयकारी का प्रयोग किया जाए। अगर जिस आपकी स्वरावली में सपाट मतलब सीधा सीधा स्वरों का प्रयोग किया जाएगा, वह आपकी कौन सी तान रहने वाली है, तो वह रहने वाली है आपकी सपाट तान। कौन सी तान है आपकी, सपाट तान। अब देखिए इसे आपका शुद्ध तान भी बोला जाता है, इसे आपका सरल तान भी बोला जाता है। तो देखिए सरल तान क्या है, आपका स्वरों का सरलता से प्रयोग किया जाता है। शुद्ध तान मतलब शुद्ध स्वरों का प्रयोग किया जाता है, आपका इसमें कोई भी फेरबदल नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर रहने वाला है तान। आगे हम बात करेंगे अचरक की तान के बारे में, वेरी इंपोर्टेंट। जो आपकी अचरक की तान है यह क्या क्या रहने वाली है। अचरक की तान शुद्ध तथा वक्र तानों का मिश्रण, हर स्वर 2 बार लिया जाता है, स्वरों को आंदोलित करते हैं, स्वरों को चक्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आपको कमेंट करना है अचरक की तान आपकी क्या रहने वाली है। तो देखिए जो आपकी अचरक की तान है, इसमें आपका हर स्वर को 2 बार लिया जाता है। कैसे आपका देखिए सा रे रे ग ग म, इस प्रकार से सा रे रे म ग ग, इस प्रकार से आपका 2 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए ये आपका अचरक की तान है। देखिए आप इसे इस प्रकार से याद कर सकते हैं, अचरक अचरक क्यों होता है। देखिए जब हम शुद्ध आपके तानों का प्रयोग करते हैं, उसमें आपका एक एक स्वर का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका सा रे ग म, अब यहाँ पर आपकी 2 स्वरों का प्रयोग किया जा रहा है, तो आदमी ऑब्वियसली बोलेगा कि ये एक अचरज की बात है कि आपका डायरेक्ट 2 स्वरों का प्रयोग यहाँ पर होने लगा है। तो ये आपका 2 स्वरों का मतलब आप ऐसे याद कर सकते हैं, अचरक की ताने आपकी रहने वाली है, 2 स्वरों का आपका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका सारंगदेव के समय में तानों के असंख्य स्वर प्रस्तारों को जानने के लिए गणित की किस प्रणाली का उपयोग होता था। बीजगणित, प्रस्तार, खंडमेरु, या फिर सांख्यिकी। तो ये आपको कमेंट करके बताना है कि सारंगदेव के समय में तानों के असंख्य स्वर प्रस्तारों को जानने के लिए गणित की किस प्रणाली का प्रयोग होता था। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका रहने वाला है। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, तो इसका राइट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए जो आपका खंड मेरू है, ये आपका क्या रहने वाला है, खंड मेरू। यह सारंगदेव जी के समय की बात यहाँ पर चल रही है, तानों के असंख्य स्वर प्रस्तारों को जानने के लिए। अब देखिए आपका जो स्वर है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आपका जो स्वर है इस प्रकार से आपका यहाँ पर खंड मेरू का लिया जाता था, 0 0 0 मैं आपको थोड़ा सा खंड मेरू के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको बता रहा हूँ, बाकी इस पर हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे।
देखिए ये आपका क्या रहने वाला है, तो ये आपका रहने वाला है आपका खंडमेरु, इस प्रकार से कुछ। अब देखिए इसका मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। आपका देखिए एक स्वर है, यह दूसरा स्वर है, यह तीसरा, 4, 5, 6, 7 स्वर, यानी कि आपका 7 स्वर हैं, 6 स्वर हैं, 5 स्वर हैं, 4 स्वर हैं, और आपका 3 स्वर हैं, 2 स्वर हैं, और आपका 1 स्वर है। अब देखिए आपका जो खंडमेरु किस प्रकार से किया जाता था उसके बारे में मैं आपको बताऊं, तो आपको मैं थोड़ा सा इसके बारे में समझा देता हूं, थोड़ा सा ही समझाऊंगा। अब देखिए आपका जो दो स्वरों पर हम समझेंगे, सा और रे। अब देखिए आपका अगर हम इसका जो प्रस्तार करेंगे, यानी कि इसको हम बढ़ाएंगे, तो इसको किस प्रकार से बढ़ाएंगे, सा और रे है। अब इसको हम और किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं रे और सा। बाकी इसके अलावा आप इसे और किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं क्या, जी नहीं। तो बस इसका मतलब यही है कि दो स्वरों का जब हम प्रस्तार करते हैं तो उसका आप एक बार प्रस्तार कर सकते हैं। कितनी बार कर सकते हैं, मतलब उसका लिखने का जो तरीका है वो एक बार हो सकता है। अब दूसरा हम करेंगे सा रे गा, ये आपका 3 स्वरों का है। अब देखिए हम यहाँ पर देखेंगे 3 स्वरों को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो इन्हें हम किस प्रकार से लिखेंगे, इन्हें हम लिख सकते हैं रे ग सा, लिख सकते हैं। दूसरा इन्हें हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, सा ग रे, और इन्हें हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो इन्हें हम लिख सकते हैं ग रे सा। और किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो और हम इन्हें लिख सकते हैं रेगा सा। रेगा सा हो गया, सा ग रे हो गया, सा ग रे हो गया, ग रे सा हो गया। और इसका क्या रहने वाला है, तो और इसका रहने वाला है आपका एक और इसका बनेगा सा रे गा का, रे ग सा ग रे, ग रे सा, और आपका ग सा रे, क्या बनेगा ग सा रे। तो ये आपका यहाँ पर 1 2 3 और 4, हम सारे गा को 4 प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं। तो बस इसका बताने का मकसद यही है। अब ये इन्हें किस प्रकार से लिखेंगे, हम क्या करेंगे, ये हम किसी डिटेल में हम चर्चा करेंगे। तो इसका बताने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जब हम 2 स्वरों का प्रस्तार करेंगे तो आपका एक बार रहेगा, अगर हम 3 स्वरों का प्रस्तार करेंगे तो वो आपका 4 बार रहेगा। कितनी बार रहेगा आपका, 4 बार। अगर हम आपका 4 स्वरों का प्रस्तार करेंगे तो वो आपका 6 बार रहेगा। अगर हम 5 स्वरों का करेंगे तो 24 बार, 6 स्वरों का करेंगे 120 बार प्रस्तार, 7 स्वरों का करेंगे 720 बार प्रस्तार। तो इस प्रकार से आपका जो खंड मेरु है उसकी क्रिया की जाती है। अब इसको किस प्रकार से किया जाता है, अब देखिए इनके आगे की हम क्या करेंगे, इनके पहाड़े लिख देंगे, इनके आगे के हम पहाड़े लिख देंगे, जिससे जो मैंने आपको आगे बताया था कि आपकी जो ताने वगैरह बनती हैं वो किस प्रकार से बनती हैं, कूट ताने वगैरह, वो आपका इन्हीं स्वरों से यहाँ पर आपका रहता है। देखिए 7 स्वरों का अगर प्रयोग किया जाएगा तो 7 स्वरों का यहाँ पर हम लिखते जाएंगे। किस प्रकार से लिखते जाएंगे, 1400 आपका 40, 2160, 2880, आपका 3600, 4200, 4320, आपका 5040। तो ये इनका हम इस प्रकार से लिखते जाएंगे और आगे आपसे कैसा भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आप इन्हें इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, तान के अनेक स्वर प्रस्तारों में से किसी एक स्वर के प्रस्तार के स्वरूप को जानना क्या कहलाता है। अब देखिए यहाँ से हमने क्या देखा था, हमने आपसे दो चीजें देखी थी। एक था आपका ये आपका स्वर आपको मिला था, इनका प्रस्तार मिला था, हमने देखा था कि इनसे कितना स्वर प्रस्तार हो सकता है, तो इनसे हो सकता है आपका 3 स्वरों से 4। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपका जो सारे ग है इसका ग सारे कौन से नंबर पर आएगा, तो ये आपका आएगा 4 नंबर पर। तो आपसे यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि स्वर प्रस्तारों में से किसी एक स्वर के प्रस्तार के स्वरूप को जानना क्या कहलाता है। तो ये आपका क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका नष्ट। अब देखिए यहाँ से मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा, एक है आपका नष्ट और दूसरा है आपका उदिष्ट, दृष्टि की क्रिया।
अब देखिए उद्दिष्ट की क्रिया क्या होती है और नेक्स्ट की क्रिया आपकी क्या कहलाती है, उस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए आपको कोई ऐसे प्रकार से मिलेगा सा रे ग म, यानी कि यहाँ पर आपको 4 स्वर समुदाय मिलेगा, 4 स्वरों का समुदाय मिलेगा। इसमें आपको पूछा जाएगा कि आपका जो म ग सा रे यह किस नंबर पर आएगा, यानी कि हम जब प्रस्तार करेंगे 4 स्वरों का तो यह किस नंबर पर आएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि 4 स्वरों का प्रस्तार आपका 6 बार किया जा सकता है। तो यहाँ से ये देखना है कि आपका जो म ग सा रे है यह कितने नंबर पर आएगा। ये कहलाता है आपका, यह आपका क्या कहलाता है, यह कहलाता है आपका उद्दिष्ट की क्रिया। क्या कहलाती है आपकी, उद्दिष्ट की क्रिया। अब जो नेक्स्ट की क्रिया है क्या कहलाती है, नेक्स्ट की क्रिया इसका उल्टा होता है, यानी कि आपको कोई नंबर मिलेगा, उसके बाद आपसे बोला जाएगा, उसके बाद क्या बोला जाएगा आपको कि यह आपका कौन सी स्वरावली को आपकी रिप्रेजेंट करेगी। तो ये चीज़ें थोड़ा सा डिफिकल्ट रहती हैं, जब इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं, जीरो से लेकर के पढ़ते हैं, बिल्कुल चीज़ें जब ही समझ में आती हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको समझने के लिए बता दिया है कि नेक्स्ट की क्रिया क्या होती है, उद्दिष्ट की क्रिया क्या क्या कहलाती है, खंड मेरू आपका क्या कहलाता है। नेक्स्ट हमारा सपाट तान का दूसरा नाम क्या है। देखिए सपाट तान का दूसरा नाम क्या है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ। सपाट का दूसरा नाम क्या है आपका, सरल तान, रत तान, आरोही तान या फिर सरल तान। ठीक है, यहाँ पर लरज तान है। तो आपका जो सपाट तान है इसको क्या बोला जाता है, इसको सरल तान बोला जाता है, इसी को आपका शुद्ध तान भी बोला जाता है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, संगीत रत्नाकर में कितने गमक कहे गए हैं। तो देखिए संगीत रत्नाकर में आपका कितने गमक यहाँ पर बोला गया है वो आपको कमेंट करके बताना है। तो आपका जो संगीत रत्नाकर है उसमें आपका 5, 38, 40 या फिर 15, तो संगीत रत्नाकर में 15 गमकों की जानकारी मिलती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पंच दस गमक। इसे हम क्या बोलते हैं, पंच दस गमक। अब यहाँ से आपका एक और क्वेश्चन बन सकता है कि दक्षिणी संगीत में आपका कितना गमक है। तो दक्षिणी संगीत में गमकों की संख्या कितनी है, तो ये आपकी 10। इसे क्या बोला जाता है, 10 विधि गमक। क्या बोला जाता है आपका, 10 विधि गमक। तो देखिए इस प्रकार से आज के हमारे 180 क्वेश्चन आपके रहने वाले थे। आज आपके 30 क्वेश्चन हमने स्टार्ट की कंप्लीट कर लिए हैं, 150 से लेकर के 180 तक। मैं आशा करूंगा आपको यह सेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। आपको कमेंट करके बताना है कि आपका आउट ऑफ 30 कितना आपका नंबर बना है, 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही निकले हैं, और आपको कमेंट करके ये भी बताना है कि आपको कौन से क्वेश्चन में दिक्कत आई है। देखिए आप मेहनत करते रहिए, आपको सफलता एक न एक दिन अवश्य मिलेगी, क्योंकि मेहनत का फल अवश्य मिलता है। तो चलिए आज के सेशन को हम इतना ही रखेंगे, आगे हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।